हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि महाराष्ट्र सेट का जो एग्जाम हुआ था 26 मार्च 2023 को, आज उसको डिटेल में हम लोग सॉल्व करेंगे, देखेंगे उसके आंसर्स कीज, देखेंगे उसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस रॉन्ग आए थे, चैलेंजिंग क्वेश्चंस कौन कौन से थे। ठीक है, उसको डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ में गाइस आज हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो आज का लेक्चर बेसिकली हमारे सेट कैंडिडेट्स के लिए है गाइस, जो सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओके, तो आज के लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, आप देख सकते हो स्क्रीन पर, ये रहा हमारा कॉमर्स का पेपर नंबर 2। ओके, तो इसमें देख सकते हैं मैक्सिमम मार्क्स जो होता है वो 200 मार्क्स होता है, 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आया है वो आया है, अ प्रोड्यूसर व्हेन सप्लाइज अ पर्टिकुलर गुड्स and commodities to specified distributor and guarantee not to supply other distributor in a given region। बोला कि अगर एक प्रोड्यूसर गारंटी देता है कि मैं एक ही पर्टिकुलर स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूटर को गुड सप्लाई करूंगा, तो इस टर्म को क्या कहते हैं? तो गाइस, इस टर्म को हम कहते हैं एक्सक्लूसिव डीलिंग। ओके, आप जो ऑप्शंस भी पहचान सकते थे, यहां पे मैंने उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि टाइट सेलिंग किसे कहते हैं। टाइट सेलिंग का आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, मैं एक्सक्लूसिव सेलिंग का पढ़ता हूं। Exclusive dealing is a contract in which a seller producer agree to supply all their commodities to specific buyer या specific distributor। ओके, तो इसका आंसर था, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 आया गाइस, बैंकिंग के चैप्टर से आया है। अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन डैश ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट The SLR is applicable to scheduled bank। बताना था कि जो SLR है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वो किस सेक्शन में बताया गया है कि सारे शेड्यूल बैंक के लिए क्या है, वो भी एप्लीकेबल है। और कौन से एक्ट का रेफरेंस दिया गया? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो गाइस, यहां पे मैंने क्वेश्चन को सर्कल किया है रेड मार्क से, क्योंकि यहां पे सारे ऑप्शन जो है वो हमको गलत दिए हुए थे। ये क्वेश्चन को हम लोग चैलेंज कर सकते थे। यहां पे आप देख सकते हो, जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है उसका सेक्शन नंबर 24 में बताया गया है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के। ओके, तो यहां पे हम देख सकते हैं, हमको ऑप्शन में 42, 43, 47, 48 सेक्शन दिया गया, लेकिन इसका सही आंसर होना चाहिए था सेक्शन नंबर 24, जो कि ऑप्शन में हम लोग को दिया ही नहीं था। ओके, तो ये आंसर जो है गाइस रॉन्ग था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, एकदम आसान सा क्वेश्चन आया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्लीकेबल फॉर द इंटर स्टेट सेल। यानी कि अगर हम लोग इंटर स्टेट सेल कर रहे हैं तो कौन सा जीएसटी लगता है, बेसिकली ये बताना था। तो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे चार्ट में कि जब हम लोग इंट्रा स्टेट का सेल करते हैं तो यहाँ पे 2 जीएसटी लगता है, एक सीजीएसटी और एक एसजीएसटी। और जब हम लोग इंटर स्टेट सेल करते हैं तो सिर्फ एक ही जीएसटी लगता है, जिसका नाम है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो गाइस, यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का जो है वो सीधा आंसर बन रहा था ऑप्शन नंबर सी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन फाइनेंस कमीशन। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से फाइनेंस कमीशन के बारे में कुछ हम लोग को पूछा गया, 2 सेंटेंस दिए गए। इट इज टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड एवरी 5th ईयर, यानी कि जो फाइनेंस कमीशन को जो है वो हर 5 साल में जो वो कॉन्स्टिट्यूट करना पड़ता है, ये एक स्टेटमेंट दिया गया। दूसरा स्टेटमेंट क्या होता है? इट कैन बी कॉन्स्टिट्यूटेड व्हेन प्रेसिडेंट कंसिडर्ड नेसेसरी। इसको प्रेसिडेंट को जब लगता है कि जरूरी है फाइनेंस कमीशन को रखना, तो वो रख सकता है। ये 2 स्टेटमेंट बताए गए, आपको बताना था कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो गाइस, यहां पे मैंने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, which is to be constituted by President of India every 5 year or at such earlier time as he considered necessary। ओके, तो दोनों कंडीशन है कि वो 5 साल में एक बार रखी जा सकती है, या तो जब प्रेसिडेंट को नेसेसरी लगेगा तब वो रख सकता है। तो यहाँ पे जो है गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक्स एंड वाई बोथ आर करेक्ट। दोनों ही स्टेटमेंट क्या थी? करेक्ट थी। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया? मैच द कॉलम का क्वेश्चन आया, बहुत आसान सा था। ये हर बार क्वेश्चन ऐसा आता है जो इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज है, ओके, इस पे से क्वेश्चन पूछता है। क्या पूछा है यहां पर? पहला दिया मर्केंटाइलिज्म, थियरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज, कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज, फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी। सब थियरीज दे दिया और हमको क्या करना था, उसके जो प्रोपाउंडर है, जिसने इस थियरी को इंट्रोड्यूस किया था, उससे हमको मैच करना था। तो गाइस, यहां पे आप देख सकते हो, मैंने इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। मर्केंटाइलिज्म थ्योरी जो है, मर्केंटिलिज्म जो थ्योरी है वो बात करता है बीओपी की, बैलेंस ऑफ पेमेंट की, और एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज जो है वो थ्योरी थी एडम स्मिथ की, और कंपैरेटिव एडवांटेज डेविड रिकार्डो की थ्योरी है, और हैस्केल एंड ऑलिन जो है वो फैक्टर एंडोमेंट की थ्योरी उन लोगों ने निकाला था। तो गाइस, आप देख सकते हो, तो गाइस इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर
डी। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 अगेन इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज पे से पूछा, विच थियरी पोस्टिट्यूट्स दैट कंट्रीज विल एक्सपोर्ट दोज गुड्स दैट मेक इंटेंसिव यूज ऑफ फैक्टर दैट आर लोकली अबंडेंट। यानी ये थियरी ऐसी थियरी के बारे में बात चल रही है यहां पर कि जिसके पास में फैक्टर अबंडेंट बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है, वो थियरी ये बोलती है कि हमको जो है वो जो क्वांटिटी हमारे पास में ज्यादा अवेलेबल है रिसोर्सेज की, हमको वही चीज को क्या करना चाहिए, एक्सपोर्ट करना चाहिए। ओके, तो गाइस ये जो थ्योरी है वो है हेक्सचर एंड ऑलिन की थ्योरी ऐसा बोलती है। आप देख सकते हैं as the model emphasizes that export of goods require factor of production that country has in abundance, यानी कि कंट्री के पास में जो रिसोर्सेस अबंडेंस ज्यादा क्वांटिटी में, हमको वही चीज को क्या करना चाहिए, एक्सपोर्ट करना चाहिए। तो गाइस यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सी का जो है, क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, हेक्सचर ऑलिन थ्योरी। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अलग अलग डिसइक्विलिब्रियम के टाइप्स होते हैं, उसमें से बताना था कि कौन सा एक टाइप नहीं है। तो गाइस आप देख सकते हैं साइक्लिकल टाइप्स होता है, सेक्युलर भी होता है, स्ट्रक्चरल भी होता है, टेम्पररी फंडामेंटल होता है। लेकिन यहां पे आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर डी, जो डी है डेमोग्राफिक डिसइक्विलिब्रियम, ऐसा कोई कैटेगरी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 7 का। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क व्हेन इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1985। बताना था कि जब सार्क को एस्टैब्लिश किया गया, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन को जब बनाया गया था, ये एग्रीमेंट साइन किया गया 1985 में, तब उसमें से कौन सा एक कंट्री जो है मेंबर नहीं था। तो गाइस आप यहां पे चार्ट में देख सकते हो कि बांग्लादेश मेंबर था, मालदीव मेंबर था, श्रीलंका भी मेंबर था और अफगानिस्तान भी मेंबर था। ओके, और ऊपर देख सकते हो पाकिस्तान भी था, नेपाल भी था, इंडिया, भूटान। ओके, लेकिन यहां पे एक नीचे लाइन लिखी हुई है, अफगानिस्तान ज्वाइन लेटर ऑन 3 अप्रैल 2007, यानी कि अफगानिस्तान सब में लास्ट में ज्वाइन हुआ था। 1985 में अफगानिस्तान मेंबर नहीं था। तो यहां पे ऑप्शन जो है वो पाकिस्तान, मालदीव और बांग्लादेश सही है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर जो सी है अफगानिस्तान, वो जो है गाइस उसका मेंबर नहीं था। तो यहां पे सही ऑप्शन बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में आईएमएफ का फंक्शन पूछा गया है कि आईएमएफ का फंक्शन कौन सा इसमें से नहीं है, बताना था। तो गाइस आप यहां पे देख सकते हो, मैंने यहां पे कुछ फंक्शंस दिए हैं आईएमएफ के। आप यहां पे देख सकते हो करेंसी रिजर्वियर, एडवाइजर एंड टेक्निकल असिस्टेंट भी इसका फंक्शन होता है। सॉल्विंग बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन, ये भी इसका एक फंक्शन है। तो आप यहां पे देख सकते हो आईएमएफ प्रोवाइड्स टेक्निकल एडवाइस टू इट्स मेंबर, टेक्निकल एडवाइस प्रोवाइड करता है, जैसे कि आप यहां पे पॉइंट नंबर 2 में देख सकते हैं टेक्निकल असिस्टेंस। उसके बाद में बी में क्या बोला गया, आईएमएफ प्रोवाइड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंट टू सॉल्व द बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम। बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम भी सॉल्व करता है। आप यहां पे ये वाला पॉइंट देख सकते हो, सॉल्व बीओपी प्रॉब्लम। सी क्या है, आईएमएफ फंक्शन एज अ रिजर्वियर ऑफ करेंसीज। तो ये रिजर्वियर वाला ऑप्शन जो आप देख सकते हो यहां पे, जो एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है करेंसी रिजर्वियर उसमें है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी था, टू प्रमोट प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय मींस ऑफ गारंटी ऑन पार्टिसिपेशन इन लोन एंड अदर इन्वेस्टमेंट मेड बाय द प्राइवेट इन्वेस्टर्स, ये कोई भी उसका फंक्शन नहीं है। तो यहां पे सही ऑप्शन बनने वाला है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 का है सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ नॉन टैरिफ बैरियर। इसमें से आपको बताना था कि कौन सा नॉन टैरिफ बैरियर नहीं है। तो गाइस हम यहां पे देख सकते हो नॉन टैरिफ बैरियर्स, कोटा है, लाइसेंसिंग भी है, इंपोर्ट लाइसेंस, देन उसके बाद में वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट भी होता है, लेकिन बार्गेनिंग कोई भी नॉन टैरिफ बैरियर में नहीं आता। तो यहां पे सही ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बार्गेनिंग। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछा गया, एज पर विच अकाउंटिंग कन्वेंशन डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड फॉर इन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कौन से अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से डेप्रिसिएशन को जो वो हम लोग को निकालना पड़ता है, डेप्रिसिएशन को हर साल प्रोवाइड करना पड़ता है, ये आपको बताना था। ओके, तो गाइस आप यहां पे देख सकते हैं, मैंने इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। गोइंग कंसर्न जो कॉन्सेप्ट है उसमें क्या बताया गया, बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्ट एन एसेट इज डेप्रिशिएटेड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द एसेट एंड नॉट द बिजनेस। जी, गोइंग कंसेप्ट का कॉन्सेप्ट बोलता है कि हमको डेप्रिसिएशन जो वो एसेट का हर साल निकालना पड़ेगा। ओके, तो यहां पे सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कन्वेंशन ऑफ गोइंग कंसर्न। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12 आसान सा क्वेश्चन था, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जिसने पढ़ा था, मैनेजमेंट ऑडिट जिसने पढ़ा था वो इसका आंसर कर सकते हैं। मैनेजमेंट ऑडिट इज एन एक्सटेंशन ऑफ, मैनेजमेंट ऑडिट किसका एक्सटेंशन है? ओके, तो यहां पे सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंटरनल ऑडिट। क्योंकि जब हम लोग मैनेजमेंट ऑडिट के बारे में पढ़ते हैं तो हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं कि मैनेजमेंट ऑडिट को इंटरनल ऑडिट भी कहा जाता है। ओके, तो यहां पे आप क्लियरली देख सकते हैं इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ इंटरनल ऑडिट, एक्सप्लेनेशन में मैंने दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 13, द मटेरियल प्राइस वैरिएंस अराइजेस बिकॉज ऑफ, ये कॉस्ट अकाउंटिंग से क्वेश्चन पूछा गया। बोले मटेरियल प्राइस वैरिएंस, प्राइस में जो चेंजेस वैरिएंस होता है वो किसकी वजह से होता है? तो गाइस यहां पे आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन में, डिस्काउंट अलाउ बाय द सप्लायर reduce the actual price of the material। तो यहां पे जो है सारे पॉइंट दिए हुए ए बी सी डी, ये सारे कॉजेज हैं मटेरियल प्राइस वैरिएंस के। तो यहां पे हमारा सही आंसर बन रहा था ऑप्शन नंबर सी, लॉस ऑफ कैश डिस्काउंट। डिस्काउंट की वजह से क्या हो जाता है? मटेरियल प्राइस वैरिएंस होता है। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया, इन डैश सिस्टम कॉस्ट are first traced not to activity but to an organization unit such as department or plant and then product। okay, तो यहाँ पे एक सिस्टम बताया गया जहां पे जो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ट्रेस करते हैं not to activity but to organizational unit such as department और plant। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं कन्वेंशनल कॉस्टिंग सिस्टम, यानी कि कॉस्टिंग का जो पुराना सिस्टम होता था, ट्रेडिशनल होता था, उसमें ऐसा किया जाता था। तो यहाँ पे सही ऑप्शन बनने वाला है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ट्रेडिशनल कॉस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पे एक जो क्वेश्चन पूछा गया हमको, मार्जिनल कॉस्टिंग से जो है ये क्वेश्चन पूछा गया। क्या बताया गया कि एमटीसी लिमिटेड जो है वो सोल्ड कर रही है 2,75,000 यूनिट्स ऑफ इट्स प्रोडक्ट एट 37.50 पर यूनिट। उसमें जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 17.5 रुपया है, और 17.5 रुपया को भी लोग ने जो वो क्लैरिफाई करके बताया कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 14 रुपया है उसमें, और सेलिंग कॉस्ट कितना है? 3.5 रुपया है। आपको बताना था कि नीचे दिया गया था फिक्स कॉस्ट जो है वो 35 लाख है, और उसमें डेप्रिसिएशन भी इंक्लूडेड है। देयर आर नो बिगिनिंग एंड एंडिंग इन्वेंटरी, हाउ मच सेल्स कंपनी शुड मेक टू अर्न डिजायर प्रॉफिट, यानी कि रिक्वायर सेल निकालना था, आपको डिजायर प्रॉफिट दिया था 2,50,000 रुपीज। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो मैंने इसको सॉल्व करके दिया हुआ है। आपको सबसे पहले स्टेटमेंट बनाना था, उसके बाद में जो है आपको जो पीवी रेशियो से परसेंटेज कैलकुलेट करना था, उसके बाद में रिक्वायर सेल का फॉर्मूला लगा के आपको इसका आंसर निकालना था। तो गाइस यहाँ पे मेरा जो आंसर आया है वो आया है 7,031,250। लेकिन यहाँ पे हम ऑप्शन देख सकते हैं कि 7 कितना है, 70 लाख है, 75 लाख है, लेकिन हमारा जो सिमिलर जो आंसर मिल रहा है वो है ऑप्शन नंबर डी में 7,031,689। ये आई थिंक ये मिस प्रिंट है, यहाँ पे 7,031,250 आना चाहिए क्योंकि इसका आंसर यही आ रहा है। ओके, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें क्या पूछा गया, द प्राइस बैंड इन केस ऑफ आईपीओ रिप्रेजेंट। जो प्राइस बैंड होता है आईपीओ में, इनिशियल पब्लिक ऑफर में, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? बेसिकली वो प्राइस ही रिप्रेजेंट करता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्राइस बैंड में क्या होता है, कैप लिमिट होती है और एक फ्लोर लिमिट होती है, यानी कि एक हायर प्राइस होता है और एक क्या होता है, लोअर प्राइस होता है। तो ये प्राइस रेंज को शो करता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है, द मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैन बी इंप्रूव बाय। मार्जिन ऑफ सेफ्टी को हम लोग किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं? तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 3 में, बाय इंप्रूविंग द कंट्रीब्यूशन मार्जिन थ्रू रिड्यूसिंग द वेरिएबल कॉस्ट। हम लोग जब वेरिएबल कॉस्ट को रिड्यूस कर देंगे, कम कर देंगे, तो हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंप्रूव हो जाता है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर सी में डिक्रीज ऑफ द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो सही आंसर होने वाला है 17 का ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आसान सा क्वेश्चन पूछा गया, इंडियन कंपनीज आर जनरली फॉलोइंग ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग अकॉर्डिंग टू मॉडल एज सजेस्टेड बाय। जब भी हम लोग ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग पढ़ते हैं तो हम इनका नाम सुनते ही हैं, लीव एंड स्क्वाड्स। के लीव एंड स्क्वाड्स का जो है वो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का जो प्रिंसिपल है वो इंडियन कंपनीज जो है फॉलो करती है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होने वाला है, लीव एंड स्क्वाड्स। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या पूछा गया कि confirmation of certain fact, opinion on final account, review of internal control system compulsory under companies act। ये कुछ कॉन्सेप्ट दिए गए और उसको आपको मैच करना था। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कंफर्मेशन ऑफ फैक्ट किसको कहते हैं, हम लोग सर्टिफिकेट को कहते हैं। सर्टिफिकेट में तो हमारे जो वो जो क्या होता है, जो डेटा होता है उसका फैक्ट को हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करके बताते हैं। ओके, तो कंफर्मेशन ऑफ फैक्ट क्या है, वो एक सर्टिफिकेट होता है। ओपिनियन ऑन अकाउंट्स क्या होता है, रिपोर्ट में दिया जाता है। जैसे ऑडिटर क्या करता है, जब फाइनेंशियल अकाउंट को रिव्यू करता है उसके बाद में उसकी रिपोर्ट बनाता है, उसको वो ओपिनियन देता है। तो ओपिनियन कहां पे दिया जाता है, रिपोर्ट में दिया जाता है। कंपलसरी क्या है गाइस, कंपलसरी स्टैट्यूटरी ऑडिट है। और इंटरनल कंट्रोल से तो आपको मैच करना था सीधे ही इंटरनल कंट्रोल, रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम मैच हो जाता।
इंटरनल कंट्रोल से। तो गाइज आप यहां पे देख सकते हो जो ऑप्शन नंबर ए था हमारा 4312 ये ही मैच हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर जो सी है रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल वो मैच हो रहा है सीधा सीधा ऑप्शन नंबर 1 से इंटरनल कंट्रोल से। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर सी में ही जो है वो गाइज आप देख सकते हो कि वो 1 से मैच किया हुआ है। तो गाइज यहाँ पे ए वाला जो है ऑप्शन नंबर ए वो करेक्ट आंसर है 4312। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया द कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट इज टू बी सबमिटेड विद इन। कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट कब तक सबमिट करना होता है? तो गाइज ये 180 डेज में सबमिट करना होता है फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ओके कॉस्ट ऑडिटर की अगर आपने ड्यूटी पढ़ा था तो आप इसका आंसर कर सकते थे। यहां पे आप देख सकते हैं 180 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 बिजनेस इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विद। बिजनेस इकोनॉमिक्स किससे रिलेटेड है, किससे कंसर्न है? तो गाइस बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स से कंसर्न होता है। ओके तो यहां पे सही ऑप्शन होने वाला है क्वेश्चन नंबर 21 का ए नॉर्मेटिव। क्वेश्चन नंबर 22 इकोनॉमिक्स से पूछा गया अगेन व्हेन द प्राइस ऑफ पेट्रोल डिक्रीजेस। जब प्राइस पेट्रोल का क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, द डिमांड फॉर ऑटोमोबाइल यानी कि कार का डिमांड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ओके इट इंप्लाइज दैट द पेट्रोल एंड ऑटोमोबाइल आर। पेट्रोल और मोबाइल ऑटोमोबाइल जो है वो क्या है बता रहा था, कौन से टाइप्स के गुड्स है? तो गाइस ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, हम लोग 11 12 से पढ़ते हुए आते हैं इकोनॉमिक्स में। तो गाइस हम यहाँ पे देख सकते हो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में कार एंड पेट्रोल का एग्जांपल दिया जाता है। ओके बोर्ड एंड मार्कर का एग्जांपल दिया जाता है, पेन एंड बुक का एग्जांपल दिया जाता है। ये सारे क्या होते हैं, जॉइंटली प्रोडक्ट को हमको खरीदना पड़ता है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व का कौन सा एक फीचर नहीं है बताना था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउन, पहला वाला तो है ए तो आएगा। फिर उसके बाद में देख सकते हैं हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो गाइस यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी दिख रहा है हमारा वो भी है, हायर सेटिस्फैक्शन की बात चल रही है। फिर उसके बाद में यहाँ पे हमारे एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट एक्सिस। इंडिफरेंस कर्व जो वो एक दूसरे एक्सिस को टकराता नहीं है। तो गाइस यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, सी भी सही है। लेकिन जो बी है इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्केव टू द ओरिजिन, ये वाला उसका फीचर नहीं है, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स होता है, कॉन्केव नहीं होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी रिलेटेड टू प्रोडक्शन कैन नॉट टेक प्लेस इन द शॉर्ट रन। बोला कि प्रोडक्शन की कौन सी एक्टिविटी है जो शॉर्ट रन में हम लोग क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे सिंपल सा इसका आंसर है कि इंक्रीज इन द कैपेसिटी। हम लोग जो है वो शॉर्ट रन में कैपेसिटी को इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। ओके तो यहाँ पे सही आंसर है 24 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोलता है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल रिफर्स टू। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल क्या बोलते हैं हम लोग, जब हमारा आउटपुट क्या होता है गाइस, इनपुट से ज्यादा प्रोपोर्शन में बड़ा होता है। ओके द मोर देन प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन द आउटपुट, प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन द आउटपुट, लेस देन प्रोपोर्शनेट। तो ये सारे ऑप्शन गलत है। यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल इज व्हेन द आउटपुट इंक्रीजेस इन द ग्रेटर प्रोपोर्शन देन इंक्रीज इन द इनपुट। तो यहाँ पे गाइस हम लोग आंसर देख सकते हैं मोर देन प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन आउटपुट। ओके तो यहाँ पे सही आंसर होने वाला है इसका ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 जो है वो अगेन इकोनॉमिक्स से क्या बोलता है डैश इज द कॉम्बिनेशन वेयर स्लोप ऑफ आइसोकॉन्ट इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ आइसोकॉस्ट लाइन। कौन सा कॉम्बिनेशन में जो है गाइस क्या हो जाता है, आइसोकॉस्ट लाइन आइसोकॉन्ट जो आइसोकॉस्ट लाइन के इक्वल हो जाता है। ओके स्लोप उसका। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं लीस्ट कॉस्ट मेथड की बात चलती है, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि जो आइसोकॉन्ट होता है जो आइसोकॉस्ट लाइन से क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है स्लोप में। तो यहाँ पे सही आंसर होने वाला है लीस्ट कॉस्ट इनपुट यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोलता है व्हेन द टोटल कॉस्ट इक्वल टू टोटल रेवेन्यू। जो टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू इक्वल होते हैं तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। ओके तो ये तो हम लोग पढ़ते हैं, बहुत बार पढ़ा है हम लोग ने ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 इन विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट स्ट्रक्चर एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस आर लीस्ट। कौन से मार्केट स्ट्रक्चर में एडवर्टाइजिंग बहुत ही कम होता है, नहीं के बराबर होता है। तो गाइस आपको पता है कि जो मोनोपोली मार्केट में मोनोपोलिस्ट एक अकेला सेलर होता है उसको एडवर्टाइजमेंट की कोई जरूरत नहीं होती। ओके तो यहाँ पे सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए कि मोनोपोली मार्केट में जो है गाइस एडवर्टाइजमेंट एकदम ही कम होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29
विथ रिस्पेक्ट टू कंज्यूमर सरप्लस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कंज्यूमर सरप्लस के बारे में बताया गया कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट एक करेक्ट नहीं है। तो गाइस देख सकते हैं आप, कंज्यूमर सरप्लस में बेसिकली क्या होता है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट प्राइस कंज्यूमर इज विलिंग टू पे एंड व्हाट इज एक्चुअली पे। जाहिर सी बात है यही होता है कि कस्टमर कितना प्राइस पे करना चाहता है और वो कितना पे कर रहा है, इसके डिफरेंस को बोलते हैं हम लोग कंज्यूमर सरप्लस। इट इज अ टोटल बेनिफिट ऑफ द कंज्यूमर रिसीव बियॉन्ड व्हाट द पे, ये बेनिफिट ही सरप्लस हम लोग बेनिफिट को ही बोलते हैं। इट इज द वैल्यू दैट कंज्यूमर रिसीव्स, जाहिर सी बात है ये भी सही है। इट इज द एक्स्ट्रा प्राइस पेड बाय द कंज्यूमर, नहीं ये कोई भी सही आंसर नहीं है। इट इज द एक्स्ट्रा प्राइस की यहाँ पे बात नहीं होती, यहाँ पे हमको हमारी बेनिफिट की बात होती है, एक्स्ट्रा बेनिफिट की बात होती है। तो गाइस यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायरमेंट अंडर प्राइस स्कीमिंग। प्राइस स्कीमिंग एक स्ट्रैटेजी है प्राइस की, जिसमें हम लोग प्राइस को क्या करते हैं, एकदम हाई पे रखते हैं, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट क्या होता है, एकदम इनोवेटिव न्यू होता है। ओके, तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं जो यूनिकनेस है, न्यू है, इनोवेटिवनेस है, इसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, प्राइस को हायर रखते हैं। तो गाइस यहाँ पे आपको देखना था कि कौन सा उसका एक पार्ट नहीं है। अ प्रोडक्ट मस्ट बी न्यू एंड डिस्टिंक्टिव, जाहिर सी बात है ये होना चाहिए। अ प्रोडक्ट मस्ट बी इंपोर्टेड, ऐसा तो नहीं बोला गया कहीं पर भी कि प्रोडक्ट को इंपोर्ट किया रहेगा तभी प्राइस स्कीमिंग स्ट्रैटेजी हम लोग यूज कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अ प्रोडक्ट मस्ट नॉट हैव अ क्लोज सब्स्टिट्यूट, जाहिर सी बात है ये सही है कि प्रोडक्ट का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होना चाहिए, तभी तो आप प्राइस हाई रख पाओगे। अ प्रोडक्ट शुड हैव अ प्रेस्टीज वैल्यू, प्रोडक्ट की जो है एकदम प्रेस्टीज वैल्यू होना चाहिए मार्केट में, ये सारे सही है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर बी है वो प्राइस स्कीमिंग स्ट्रैटेजी का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होने वाला है। Question number 31. Question number 31. Calculation of dash cost of capital only consider incremental change in the capital structure. इंक्रीमेंटल चेंज की बात चलिए तो गाइस इंक्रीमेंटल जब भी वर्ड आता है यानी कि एक्स्ट्रा, तो गाइस यहाँ पे हम लोग को समझ जाना चाहिए कि ये मार्जिनल कॉस्ट की बात चल रही है। तो यहाँ पे सही आंसर होने वाला है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन में, द मार्जिनल कॉस्ट कैपिटल रेफर्स टू इंक्रीमेंटल कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोलोगे, आसान सा सवाल था। द रिस्क दैट अराइजेस ड्यू टू चेंज इन द परचेसिंग पावर इज कॉल्ड। परचेसिंग पावर बढ़ने की वजह से कौन सा रिस्क होता है, जब परचेसिंग पावर बढ़ता है तब लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा आ जाता है, और पैसा बहुत ज्यादा हो जाता है तो गाइस क्या होता है, यहाँ पर इन्फ्लेशन आ जाता है मार्केट में। तो परचेसिंग पावर से क्या रिस्क बढ़ता है, इन्फ्लेशन रिस्क बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट होने वाला है 32 का। क्वेश्चन नंबर 33, द सिलेक्शन ऑफ वन प्रपोजल बेस्ड ऑन द चॉइस ऑफ अदर प्रपोजल इज कॉल्ड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रपोजल बोलते हैं, कि एक सिलेक्शन करते हैं हम लोग तो दूसरा हम लोग क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं प्रपोजल को। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सप्रेशन फॉर ऑपरेटिंग लिवरेज। हमको फॉर्मूला बेसिकली बताना था कि ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला क्या है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने तीनों का फॉर्मूला लिख दिया है। ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, EBIT। तो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया, अ कंपनी लिमिटेड इशूड ₹100 lakh 14% डिबेंचर ऑफ ₹100 एंड टैक्स रेट इज 40%, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डेट विद 10% प्रीमियम एंड 5% फ्लोटेशन कॉस्ट। तो गाइस इसका यहाँ पे जो मुझे क्वेश्चन में एक मिस्टेक लग रही है कि यहाँ पे ईयर्स नहीं बताया गया कि कितने साल के लिए डिबेंचर को इशू किया गया था। तो गाइस आंसर की में इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए बताया गया है 8.03%। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या पूछा गया, डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी इज इन्फ्लुएंस प्राइमरीली बाय। डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी जो है वो बढ़ता है, सबसे पहला क्या रीजन है उसका बताना था, प्राइमरी रीजन। तो गाइस प्राइमरी रीजन क्या होता है, जब इंपोर्ट बढ़ता है, इंपोर्ट का साइज बढ़ता है, तभी डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी इंक्रीज होता है। तो गाइस यहां पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या पूछा गया, मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म इज अ रिजल्ट ऑफ। मार्केट वैल्यू जो वो किसका रिजल्ट होता है, द ट्रेड ऑफ बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न का जो वो मार्केट वैल्यू रिजल्ट होता है। ओके, तो यहां पे आप देख सकते हैं द मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म इज द रिजल्ट ऑफ ट्रेड ऑफ बिटवीन कॉस्ट एंड रिस्क। तो यहां पे 37 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, पिट्स आर। आपको बताना था कि पिट्स क्या होता है। तो पिट्स गाइस बेसिकली क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है, ट्रेडिंग फ्लोर होता है, एक प्लेस होता है जहां पे डीलिंग होती है। तो गाइस यहां पे देख सकते हैं हम लोग, द टर्म पिट रिफर्स टू फिजिकल एरिना एट स्टॉक एक्सचेंज दैट इज रिजर्व फॉर सिक्योरिटीज ट्रेडिंग। सिक्योरिटीज को यानी कि शेयर डिबेंचर के ट्रेडिंग के लिए जो है क्या एक एरिना है, एक प्लेस है। तो गाइस यहां पे आप देख सकते हैं पिट्स आर द प्लेस वेयर डील्स आर मेड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है।
क्वेश्चन नंबर 39, हायर एक्सचेंज रेट रिस्क, पॉलिटिकल रिस्क। बताना था कि जो हायर एक्सचेंज रेट रिस्क है या पॉलिटिकल रिस्क है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में क्या होता है, ऐड होता है या लेस होता है। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल में जो रिस्क होते हैं, कंट्री रिस्क हो, एक्सचेंज रेट रिस्क हो या अदर रिस्क हो, वो सारे हमको ऐड करने पड़ते हैं। फैक्टर वो है सारे इन्फ्लुएंस करते हैं इसको। तो यहाँ पे आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऐड टू द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या पूछा गया, कॉकटेल बॉन्ड आर डिनोमिनेटेड इन। कॉकटेल बॉन्ड जो गाइस इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड होते हैं उसको उसका डिनोमिनेटेड किस में होता है वो। ओके, तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं यूरो रिप्रेजेंट अ बास्केट ऑफ 11 करेंसीज। तो गाइस ये यूरो में डिनोमिनेटेड होते हैं। तो सही आंसर है इसका 40 का ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। तो गाइस अब ये मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स वाले क्वेश्चंस हैं। अरिथमेटिक मीन इज द मोस्ट पॉपुलरली यूज्ड एवरेज बिकॉज। अरिथमेटिक मीन का क्या बताना था आपको, प्रॉपर्टीज अगर आपको पता होती थी तो आप इसका आंसर कर सकते थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इट बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन, ये एक उसका फीचर है प्रॉपर्टी उसका है। इट इज लीस्ट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन, ये भी उसका एक फीचर होता है। इट इज केपेबल ऑफ फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, जी बिल्कुल ये फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट के लिए भी एप्लीकेबल होता है। इट इज रिजिडली डिफाइंड, ये रिजिडली डिफाइंड भी होता है। आप देख सकते हैं मैंने एक्सप्लेनेशन में सारे उसके फीचर्स दिए हुए हैं। इट पजेस सैम्पलिंग स्टेबिलिटी, गाइस सैम्पलिंग स्टेबिलिटी इसके अंदर नहीं होती है किसमें, अरिथमेटिक मीन में। तो गाइस आप यहां पे देख सकते हो कि जो ए बी उसका फीचर है, सेकंड भी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है, लेकिन फिफ्थ वाला उसका फीचर नहीं है। तो गाइस यहां पे जो इसका आंसर दिया हुआ है आंसर की में, वो दिया है ऑप्शन नंबर बी कि फर्स्ट सेकंड फोर्थ एंड फिफ्थ उसके फीचर्स हैं। लेकिन गाइस ये आंसर जो है वो गलत दिया हुआ है आंसर की में। इसको आप चैलेंज कर सकते थे क्योंकि यहां पे आप देख सकते हैं क्लियरली जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया, इट इज रिजिडली डिफाइंड भी है, इट इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, इट इज इजी टू कॉम्प्रीहेंड, इट इज सिंपली कंक्लूडेड, it is simply calculated, the presence of extreme observation has the least impact on it। ये वाला भी इसका फीचर है लेकिन सैम्पलिंग वाला इसका फीचर नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होना चाहिए था, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये सारे फीचर्स हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन में कहीं पर भी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ नहीं दिया हुआ है। ओके, तो ये जो है आंसर जो है गाइस इसका गलत है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 77777 इज डैश। तो यहां पे जो है आप देख सकते हैं जो सैंपल दिए हुए हैं वो सारे आइडेंटिकल है, सारे सेम है। तो जब गाइस हम स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ते हैं तो हम ये पढ़ते हैं कि जब सैंपल साइज सेम होता है तो स्टैंडर्ड डेविएशन 0 आता है। ओके, इफ ऑल द वैल्यू इन द सैंपल आर आइडेंटिकल द सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी 0। तो यहां पे सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। फिर एक प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आया, आसान सा क्वेश्चन। इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स विथ PA is equal to 0.7 and PB is equal to 0.8, then P union B, P union A, then A union B क्या होगा? A union B आपको कैलकुलेट करना था। तो कैसे आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है। पहले आपको जो है वो A इंटरसेक्शन B कैलकुलेट करना है, देन उसके बाद में आपको फॉर्मूला लगाना है A यूनियन B का, उसके बाद में आंसर आपका निकलता है 0.94। ओके, तो यहाँ पे सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, सपोज द नंबर ऑफ एक्सीडेंट पर वीक ऑन द सर्टेन हाईवे फॉलोज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन 2 देन द परसेंटेज ऑफ वीक हैविंग नो एक्सीडेंट इज। तो गाइस यहाँ पे आपको जो है वो बताना था, सिंपली जो है वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला लगाना था, इसका आंसर निकलता था 13.53%। तो यहाँ पे सही आंसर होने वाला है 44 का ऑप्शन नंबर सी, 13.53%। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया, the score is in a certain examination follows a normal distribution with mean 50 and standard deviation 16, then the mark of top 10% candidates will have score more। तो यहाँ गाइस यहाँ पे इसका आंसर जो आंसर की में दिया है वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 87। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, the level of significance is in a testing of statistical hypothesis is the probability of। तो गाइस यहाँ पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पूछा गया कि हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया जाता है या एक्सेप्ट किया जाता है, जब वो ट्रू होता है तो क्या होता है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कि द सिग्निफिकेंस लेवल इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू। जब नल हाइपोथेसिस ट्रू होता है लेकिन हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं तो उसको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बोलते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो रिजेक्टिंग H0 जो वो रिप्रेजेंट कर रहा है हाइपोथेसिस को व्हेन इट इज ट्रू। तो यहाँ पे सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए।
47 आया, द स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल मीन बेस्ड ऑन 100 ऑब्जर्वेशन फ्रॉम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन 50 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 5 इज, तो गाइस इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1/2। इसको यहाँ पे 0.5 आंसर भी आप इसको समझ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 48 है, अ रिसर्च विच इन्वॉल्व सर्वे एंड फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी इज कॉल्ड, एक रिसर्च जिसमें जो है हम लोग क्या करते हैं गाइस, सर्वे करते हैं फैक्ट को फाइंड करने के लिए, तो उस रिसर्च को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च बोलते हैं। इंक्लूड सर्वे एंड फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरीज फॉर डिफरेंट काइंड्स। ओके, 49 जो है गाइस उसका क्या है क्वेश्चन है, इफ correlation xy is equal to 0.17 then the coefficient of determination, coefficient of determination गाइस कितना होता है 0.70, अगर coefficient है अपना सॉरी correlation है तो यहाँ पे आंसर अपना आता है 0.49। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 क्या पूछा गया, इन राइटिंग टेक्निकल रिपोर्ट, जब एक टेक्निकल रिपोर्ट को लिखा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स आर गिवन मेन एम्फेसिस, तो किस पे ज्यादा फोकस किया जाता है, तो गाइस आप देख सकते हो मेथड एम्प्लॉयड फोकस करना पड़ेगा, अजम्पशन पे भी करना पड़ेगा, द डिटेल प्रेजेंटेशन पे भी करना पड़ेगा, लेकिन सिंप्लिसिटी, अट्रैक्टिवनेस, ये दोनों पॉइंट जो है गाइस टेक्निकल रिपोर्ट के पार्ट नहीं होते हैं, तो गाइस फोर्थ और फिफ्थ एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे आंसर बनते हैं फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। ओके, तो गाइस आज जो है हम लोगों ने 50 क्वेश्चन को जो है वो देखा है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में जो है गाइस हम लोग इसके बाद के जो है वो क्वेश्चंस देखेंगे, यानी कि बाकी के 50 क्वेश्चन हम लोग को उसको डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज इसको लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करिए। ओके, मिलते हैं हमारे पार्ट 2 में। ओके, जब तक के लिए गुड बाय।